बुझी शमع भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस ना अपने इरादे बदल मेरे दोस्त, तेरी किस्मत कभी भी पलट सकती है। तो आइए दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के सामने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, यानी प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। उसके बाद हम इस क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और जीव विज्ञान पढ़ते हैं यानी बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो आखिर इस तीनों से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है। भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान तीनों को मिल करके 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो 16 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है वो क्या है कि 80 को प्रश्न पूछेगा, यानी 80 को क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आप लोगों को मात्र 40 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 24 को प्रश्न दिया रहता है, जिसमें से आपको भौतिकी से, रसायन शास्त्र से और जीव विज्ञान से 4 क्वेश्चनों का जवाब देना होता है। यानी 4 भौतिकी में, 4 रसायन शास्त्र में और 4 जीव विज्ञान में। यानी कितना हुआ, 4 तिहाई 12 को क्वेश्चन का जवाब देना होता है, जो प्रत्येक कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। तो 12 दूना 24 नंबर का हो जाता है। क्वेश्चन पूछे कितने जाते हैं तो आज तरीका 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 12 गो क्वेश्चन का जवाब देना होता है, यानी आधा जवाब देना होता है। देखिए कितना सिंपल है। लेकिन जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो प्रत्येक से एक एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ऐसे में तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है, जिसमें से भौतिकी में से एक क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का, रसायन शास्त्र से एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का और जीव विज्ञान से क्वेश्चन रहेगा एक 5 नंबर का। यानी 5 5 10 16 अंक का क्वेश्चन पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से। दिया कितना रहेगा, 6 को प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से मात्र आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो हमारा भौतिक चैप्टर में से आज हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हमने 1 से 4 तक, यानी अध्याय 1 2 3 4 तक कंप्लीट रूप से फाइनल कर चुके हैं। एक चैप्टर बच गया है जिसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम भौतिकी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जब हम परावर्तन की बात कर ही चुके हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश पहले क्या है, उसके बाद परावर्तन क्या है, उसके बाद अपवर्तन क्या है। बारी बारी से हम सब जानेंगे। तो देखिए प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो बताइए ना, हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से यानी साफ साफ दिख पाते? नहीं दिख पाते। यदि मान लीजिए कि हम किसी अंधेरे कमरे में कैद हैं और बाहर की ओर सारा प्रकाश फैला हुआ है, तो हम आसानी से बाहर की ओर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उधर प्रकाश है, उधर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तभी हम वो वस्तु को देख पा रहे हैं। ये जो बंद कमरा है इसमें क्या है, चारों ओर अंधेरा है और बाहर का लोग चाहेगा हमको देखना तो हमें देख नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें प्रकाश ही नहीं है। और जब प्रकाश नहीं है तो परावर्तन नहीं है, और जब परावर्तन नहीं है तो आदमी को हम देख नहीं पाते हैं या किसी भी चीज़ को हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश समझ में आ गया होगा। अब आइए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर आपने देखा होगा कि जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, लौट जाता है। यानी जिस दिशा से प्रकाश आती है उसी दिशा में क्या होता है, लौट जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है, वह परावर्तित हो जाता है, अपने पथ से लौट जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का क्या है, एक अच्छा परावर्तक है।
क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक क्या है, तब क्या बताइएगा? प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक क्या है? समतल दर्पण है, क्योंकि समतल दर्पण पर जो प्रकाश पड़ती है ना तो लंबवत सीधी निकल जाती है। ठीक है, अब बात आ गई प्रकाश के अपवर्तन की बात, कि प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यम काम करते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम उस माध्यम को कहते हैं जिसमें सघनता हो, मतलब घनत्व तो सबसे ज़्यादा हो। और विरल माध्यम उस माध्यम को कहते हैं जिसमें सघनता नहीं हो, यानी उसका घनत्व बहुत कम हो, डेंसिटी बहुत कम हो। जैसे हवा हो गया, हवा का हो गया विरल माध्यम होगा। और हवा की अपेक्षा अगर जल की बात करें तो जल क्या हो गया? हवा की अपेक्षा सघन माध्यम हो गया, क्योंकि जल क्या है? जल में जो उसके कण है वो क्या होते हैं? एक के ऊपर एक सटे होते हैं, और काफ़ी क्या होता है? सघन होता है। उससे भी अगर ज़्यादा सघन की बात करें तो कांच हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है, सुनिए। प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर क्या होता है? दिशा परिवर्तन होता है, यानी प्रकाश बदल जाता है, मुड़ जाता है, वो विचलित हो जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे में देखिए, जब सूर्य का प्रकाश किसी कांच पे पड़ता है तो क्या होता है? देखिए, सूर्य का प्रकाश सीधे आया तो चारों ओर क्या है? हवा है, यानी विरल माध्यम से आया। और जैसे ही कांच पे पड़ा तो कांच पे पड़ने के बाद वो क्या हो गया? उसका रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तन हो गया, यानी प्रकाश मुड़ गया। अब बताइए विरल माध्यम कौन हो गया? हवा हो गया। लेकिन जैसे ही वो कांच पर गिरा तो सघन माध्यम पर गिरा तो क्या हो गया? ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन हो गया। चाहे ऐसे सोचिए आप, जब प्रकाश विरल माध्यम यानी हवा में से आता है तो पानी में जाता है, तो पानी क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया। जैसे ही प्रकाश पानी में गया तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इसमें दो माध्यम हो गए। एक माध्यम कौन सा हुआ? विरल माध्यम यानी हवा वाला। दूसरा माध्यम कौन सा हो गया? सघन माध्यम यानी जल वाला। तो इस प्रकार हम समझ जाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो आज हम जान गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। कल से हमारा क्लास कंटिन्यू शुरू होगा। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितनी भी सुंदर बातें होंगी, सभी को हम बताएंगे। किताब के माध्यम से एक एक लाइन को हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किताब के अंदर जितने भी वाक्य हैं सभी वाक्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोग देखे होंगे कि सोशल साइंस का एक एक क्वेश्चन किताब के अंदर वाले लाइन से आया हुआ था। तो जो बच्चा किताब पढ़ा होगा वहीं उसका आंसर दिया होगा, अन्यथा सभी बच्चे तो आंसर दिए होंगे लेकिन बहुत कम दिए होंगे। तो हम किताब भी पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।